हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और खुश होंगे और अपनी यूपीएसआई की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे वीर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था रीजनिंग में कि सुपर 30 क्लासेस में आपको रीजनिंग का हीरो बना दूंगा, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे मैं दबंग सीरीज में आपके लिए हिंदी की पूरी सीरीज लेकर आ गया हूँ। अब टेंशन लेने को नहीं है। जैसे ही मैंने रीजनिंग में तोड़फोड़ मचा दी है ना, रीजनिंग का खेल खत्म कर दिया है, अब क्या होगा, हिंदी का भी क्या करना है, खेल खत्म करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज चलिए फर्स्ट क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे, क्या क्या चैप्टर हैं हिंदी में। जैसे मैंने रीजनिंग में समझा था कि एक एक चैप्टर अलग अलग और अच्छे से स्टडी किया था, इसी प्रकार हिंदी को मैं समझूंगा मेरे प्यारे बच्चे। पहले क्या चैप्टर हैं, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बड़वाला सुपर 30 क्लासों में आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। रीजनिंग में आपने तोड़फोड़ मचाई है, इसी प्रकार हिंदी का भी क्या करेंगे, खेल खत्म करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और अपनी तैयारी में मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, चार चांद लगाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे वीर, फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू लेंगे और देखेंगे क्या है चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर से हमारा पूछा जाएगा हिंदी में। यूपीएसआई के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किन चैप्टर से बनते हैं। देखिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले क्या होगा हमारा हिंदी वर्णमाला, जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं होंगी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं फर्स्ट में हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी वर्णमाला। सेकंड में क्या होगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। फिर क्या होगा, हिंदी व्याकरण। 4 नंबर पर क्या होगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम एवं तद्भव पढ़ाएंगे। फिर मेरे प्यारे वीर क्या पढ़ाएंगे, उपसर्ग एंड प्रत्यय। उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्यय क्या है। इस प्रकार से सारे चैप्टर को कवर करते चलेंगे। फिर संधि, संधि कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, समास, संधि समास। फिर उसके बाद क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे मतलब कहावतें, त्रुटिपूर्ण से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये सारे चैप्टर मेरे प्यारे बच्चे सुपर 30 क्लासेस में कवर करते चलेंगे। वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद और अलंकार। मेरे प्यारे वीर, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, ये साहित्य से होंगी। प्रसिद्ध कवि और लेखक उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा और पुरस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में इन्हीं चैप्टरों से सारा पूछा जाता है। सारे चैप्टर से जितने ये चैप्टर हैं इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, सुपर 30 क्लासेस में ये सारे चैप्टर मैं कवर कराऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जाता है। तो देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी। पहले कुछ समझेंगे हिंदी के बारे में, कहाँ से हिंदी शब्द बना, कहाँ आया, कैसे आया। उसके बाद हम पूरी वर्णमाला को लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। मेरा मोटो रहता है बेस टू स्पेस, ये नहीं है बीच से कहीं कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, डाउट बिल्कुल नहीं होगा आपको। तो चलिए फर्स्ट देखिए क्या होगा। अब हिंदी क्या है मेरे प्यारे वीर, हिंदी चलो डाल लो एक बार। अब क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ये तो सबको ही मालूम होगा कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, जिसका अर्थ है हिंदी का वासी या भारतवासी। इसको क्या कहते हैं, हिंदी भाषी या भारतवासी। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी, हिंदी जो शब्द है वो आया कहां से। पहले बात करेंगे हिंदी शब्द कहां से आया। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ईरानियों को तो जानते ही होंगे ना, ईरानियों को तो जानते ही होंगे, ईरानियों। अब ईरानियों जो हिंदी जो शब्द है कहां से बना है, तो मेरे प्यारे बच्चे ईरानी जो पहले थे वो सा को मेरे प्यारे वीर हा बोलते थे। क्या बोलते थे, सा को ईरानी जो थे वो क्या बोलते थे, हा बोलते थे। ईरानियों ने क्या किया, सा को क्या हुआ, हा बोला। पहले ये सा को हा बोलते थे, हा से क्या बना मेरे प्यारे बच्चे, जब ये हा शब्द मिला, हा से क्या बना, हिंदू बना। हा से क्या बना, हिंदू बना। और हिंदू से क्या बना मेरा शब्द, हिंदू से मेरे प्यारे वीर हमारा हिंदी बना। क्या बना, हिंदू से हमारा हिंदी शब्द बना।
तो मेरे प्यारे बच्चे ये कहां से ना मिला मुझको शब्द? ईरानियों से। ठीक है, अब हिंदी मूलतः बात समझेंगे, सा से हा, ईरानी होते सा को हा बोलते थे, और जब हा बोलते थे तो हा से क्या शब्द बना हमारा? हिंदू। हिंदू से हमारा क्या बना? हिंदी। ठीक है, तो ईरानियों से हमारा शब्द बना है, और मूलतः हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कोई पूछ दे हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो बताइए कि मूलतः हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी या मराठी? तो क्या मेरे प्यारे बच्चे लगाओगे? फारसी। इतनी बात समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। उसके बाद हम अगला देखेंगे क्या है। जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा राष्ट्र संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तथा विश्व विश्व भाषा में राजकीय कार्य हो उसे राजभाषा कहते हैं। विश्व भाषा में क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? राजकीय कार्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे समझ गए हो। ये बिल्कुल क्या है? बेसिक है। पहले बेसिक समझिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए आगे मेरे प्यारे वीर, आगे बात करते हैं। अब हिंदी का उद्भव का सही क्रम बताओ। हिंदी उद्भव का सही क्रम बताओ। अब कैसे क्रम में आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी का उद्भव सही क्रम क्या होगा? अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर ए में ये दे दिया, बी में कुछ और, सी में कुछ और, डी में कुछ और है। अब ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मेरे प्यारे भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद करना है। सबसे पहले हमारी क्या आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अभ्रश, अभ्रश के बाद क्या होगा? अबहट, अबहट के बाद हमारी क्या आई? हिंदी आई। तो देख लेंगे 2, 4, 6, छठी भाषा हमारी लास्ट में क्या होगी? हिंदी होगी। कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसे बी ऑप्शन में क्या रख देगा? पाली। पाली के बाद क्या रख देगा? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत बाद क्या रख देगा? प्राकृत रख देगा। प्राकृत के बाद क्या रख देगा? अभ्रश रख देगा। तो मेरे प्यारे वीर इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग फिर क्या कर देगा? अबहट लिख देगा। अबहट के बाद हमारी क्या कर देगा? हिंदी कर देगा। हिंदी कर देगा। तो ये बात समझिए, हमें ऑप्शन से देखना होगा। और ने पूछा हिंदी का उद्भव सही क्रम क्या होगा, एग्जामिनर अगर पूछे तो ये ऐसे 4 विकल्प आपको दिए गए होंगे, मैंने ये सेकंड में लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। पहला हमारा होगा संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अभ्रश, पांचवा अबहट, छठा हमारा हिंदी। यहीं पर याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे वीर, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। भारत की मेरे प्यारे बच्चे अधिकतर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। अब लिपियों की हम बात कर लेंगे, तो ब्राह्मी लिपि से क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि को हम क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। हमारी कहां से हिंदी कहां से हुई? देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ज्यादा हुई है, और ब्राह्मी लिपि से हमारी क्या बनी है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि, अब मेरे तरफ से देवनागरी लिपि लिखी किसमें? हिंदी में जाती है ना। तो देवनागरी लिपि मेरे प्यारे वीर बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब बाएं से हम लिख रहे हैं, जैसे का, गा, घा, का, खा, गा, घा। तो ये मेरे प्यारे बच्चे क्या है? बाएं से हम दाएं की तरफ तो जा रहे हैं। तो हमारी अब क्वेश्चन एग्जामिनर उसमें पूछता है, क्वेश्चन बताओ कि देवनागरी लिपि किस साइड से लिखी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो हमको क्या लगाना है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हमारी हिंदी क्या है? हिंदी की भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे रोमन लिपि की। अब रोमन लिपि किसमें लिखी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे रोमन लिपि क्या इंग्लिश में लिखी जाती है, जैसे ABCD। ये हमारी क्या हो जाएगी? रोमन लिपि हो जाएगी। और रोमन लिपि हम किसमें? इंग्लिश में लिखते हैं। ये भी हम बाएं से दाएं ही लिखते हैं, लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं। बाएं से
दाएं लिखते हैं। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेफ्ट से राइट लिखते हैं, उस अब क्या हो जाएगा, हमारी अंग्रेजी जो भाषा है वो किस में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है, और हमारी हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतनी बात समझ गए होंगे। और जो है अधिकतर लिपियां कहां से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। अब उसके बाद बात करेंगे, एक लिपि और आती है गंधारी लिपि। गंधारी लिपि की बात करेंगे, इसका अन्य नाम है खरोष्टी लिपि। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे, खरोष्टी लिपि। अब ये मेरे प्यारे वीर इसका देखेंगे, ये हमारे को बताएगा खरोष्टी लिपि जो है वो किधर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है या दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे बात को समझेंगे, खरोष्टी जो लिपि है मेरे प्यारे वीर वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से कहां लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चे, दाएं से बाएं लिखी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब दाएं से मतलब क्या, इधर से लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, इधर से इधर को होगी, और ये हमारी बाएं से दाएं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट देखिए अब क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ कहेंगे हिंदी दिवस। तो मेरे प्यारे वीर आप सबको मालूम होगा कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे वीर ये हमारा, इसको समझिए, पता ही होगा यार बच्चे, इसमें भी क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे क्या कर देते हैं, कभी कभी क्या होगा कि हिंदी दिवस है या विश्व हिंदी दिवस है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे वीर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। इतना याद रखा करो, जैसे हमने दिया, कोई कोई बच्चे हमारे क्या करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, खड़ाक से उन्हें लगा दिया 14 सितंबर। ऑप्शन में दिया होगा 14 सितंबर और 10 जनवरी भी दिया होगा। तो मेरे प्यारे वीर बिल्कुल पढ़ के आराम से लगाना है। तो विश्व हिंदी दिवस हमारा 14 जनवरी को, और हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात कर लेंगे, अब बड़माला पे सीधे बात करेंगे, अपने पॉइंट पे आते हैं। आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बड़माला की। बड़ प्लस माला, बड़ प्लस माला। अब वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। वर्णमाला कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला हमारा क्या हो जाएगा, स्वर। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, व्यंजन होगा। पहला हमारा स्वर होगा। अब मेरे प्यारे वीर कोई कमेंट में बताइए कि स्वर कितने होते हैं। स्वर वोवेल, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी भाषा में बच्चे खूब पढ़ते हैं कि स्वर और जो है व्यंजन, उनसे पूछो नहीं पता होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट पूछो तुरंत बता देते हैं। तो मेरे प्यारे वीर स्वर और व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब स्वर कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 11 स्वर होते हैं। बाकी क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या लिखा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से। बात को समझेंगे, स्वर मेरे प्यारे बच्चे कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब हमारे कुछ वीर कहेंगे कि सर 13 होते हैं, कि सर 13 होते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, 2 शब्द जो अंगा होते हैं वो अलग बिल्कुल होते हैं, ना वो स्वर में होते हैं ना व्यंजन में होते हैं, वो अयोग बाहवड़ होते हैं। आगे बताएंगे विस्तार में आपको, ठीक है। तो कितने हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब स्वर का मतलब क्या होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण
स्वतंत्र रूप से होता है, जो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब बात समझो, यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कह रहे कि जिनका उच्चारण स्वर वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हमने देखा आ ई ई उ उ ए ऐ ओ आओ। कितने हो गए, 2 4 6 8 10। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 6 8 10, और उसके बाद क्या होगा हमारा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, आ ई उ उ ए ऐ ओ और क्या होगा, वी होगा। तो कितने होंगे, 11 स्वर होंगे हमारे। अब ये जो 11 स्वर हैं, ये बिल्कुल जो है किसी का सहारा नहीं लेते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते हैं, अपने आप में क्या है, एकदम स्वतंत्र हैं। जो स्वतंत्र रूप से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा का के बाद लिखा खा के बाद लिखा गा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब ये क्या है, ये फुल वर्ड हैं जो मैंने ये लिखे हैं वर्ड। तो इन वर्डों में क्या है, स्वर लगा हुआ है। अब कैसे लगे, जैसे इसमें हम लगा लेंगे हलंत। स्वर को हम, व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं, हल कहते हैं या हलंत भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अच कहते हैं, अच कहते हैं या अजंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अजंत भी कहते हैं, अजंत, अजंत। और इसको क्या कहते हैं, हलंत, हलंत। ठीक है, इतनी बात समझेंगे। स्वर को हम अच भी कहते हैं, अजंत भी कहते हैं। व्यंजन को हम हल कहते हैं और हलंत भी कहते हैं। हल लगे जो होते हैं जिसमें क्या होता है, व्यंजन। अब हल की बात करें, जैसे हमने ये लगाया यहां पर, तो ये क्या हो गया, हलंत हो गया। ये हमेशा किसका सहारा लेते हैं, स्वर का सहारा देते। जैसे ये का है, अब ये हलंत लगाए तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे, का प्लस आ का जब इसमें लगाएंगे स्वर, आ स्वर लगाएंगे, तो ये हमारा पूरा वर्ड तैयार होगा का। अब इसमें हमारा क्या होगा, हलंत हट जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, हलंत हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा हो जाएगा। वैसे क्या होता है, ये आधा वर्ड होता है। तो इसी प्रकार से देखेंगे, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे यहां से देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध व्यंजन होगा, शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। तो स्वर व्यंजन समझ गए, बाकी हमारे क्या होंगे, व्यंजन होंगे, 11 हमारे क्या होंगे, स्वर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करेंगे, अब वर्णमाला से आपको बात कर लिए। अब यहां से देखिए क्या है कि परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के समुदायों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समुदाय होता है, मतलब पूरा पूरी वर्णमाला होती है, उसको क्या कहते हैं हम, वर्णों के समुदायों को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल पे, वर्णों के समुदायों को क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे वीर, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदायों को क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अथवा लिपि चिन्ह के व्यवस्थित समूह को भी हम क्या कहते हैं, वर्णमाला ही कहते हैं। दो यहां पर से क्वेश्चन देखो तैयार हो रहे हैं आपके। वर्णों के समुदाय क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बसा लो, दिमाग में ठोक लो मेरे प्यारे वीर, और बसा लो। मैं उम्मीद करता हूं इतना तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या होता है। अब वर्णों का मेरे प्यारे बच्चे क्रमबद्ध समूह बताओ क्या होगा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला होता है। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज, क्रमबद्ध क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्रमबद्ध का मतलब होता है जो एक चीज सीक्वेंस से लिखी जाए। जैसे हमने लिखा का से जो ज्ञा तक हमारी वर्णमाला लिखी होती है, का से ज्ञा तक जो हमारी मेरे प्यारे बच्चे वर्णमाला लिखी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहते हैं। जैसे का खा ग घ च छ ट था, इस प्रकार से जो लिखी है उसको हम क्या कहेंगे, क्रमबद्ध कहेंगे। और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम,
माला कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात अब समझ गए। अब वर्णों का अवस्थित समूह क्या होगा, यहीं पर पूछ दिया। वर्णों का अवस्थित समूह मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, तो वर्ण समूह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, और अवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं। अब अवस्थित का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो सोच रहे हैं कि अवस्थित समूह क्या, इन पर फोकस करना है। क्रमबद्ध पर, अवस्थित पर, व्यवस्थित पर, इन चीजों पर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे फोकस करना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अवस्थित का मतलब क्या होता है, जो चीज क्रम से ना लिखी जाए। और क्रमबद्ध मतलब जो चीज क्रम से लिखी जाए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ का लिख दिया, यहाँ ता लिख दिया, यहाँ सा लिख दिया, यहाँ रा लिख दिया, यहाँ आ लिख दिया, यहाँ चा लिख दिया। अब इस वर्णमाला का कोई क्रम है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बात समझेंगे। इस वर्णमाला का कोई क्रम है, बिल्कुल कोई भी क्रम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवस्थित समूह। और अवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं। यहां पर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि वर्णों का अवस्थित समूह क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे वर्णों का अवस्थित समूह जो है वर्ण समूह है। समझ गए बात को, मैं इतनी उम्मीद करता हूं आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इतनी बातें समझ गए होंगे, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे आगे क्या है, चलिए अब देखिए क्या करा है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मेरे प्यारे वीर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। दो क्वेश्चन यहां से हमारे तैयार होते हैं, एक हमारा यहां से यह भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है। तो क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण ही होगी। और वर्ण जैसे हमारा क्या हो गया, आ हो गया, ये क्या हो गया, एक वर्ण हो गया। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। उसके बाद सेकंड क्या करा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई क्या होगी। तो मेरे प्यारे वीर भाषा की सबसे छोटी मौखिक, मौखिक का मतलब बोलना, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो ना, आप तक आवाज जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, मौखिक इकाई या मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मतलब आवाज जहां से होती है, जो आपको सुनाई दे रही है, वो क्या है, ध्वनि है। कोई बोल रहा है, जैसे मेरी क्लास आप लोग ले रहे हो, आवाज जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्वनि कर रहा हूं। तो ध्वनि मतलब आपको जा रही है, ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वीनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीनिम भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे वीर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की मूल इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या स्वीनिम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में। ये सारे क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सारा बेसिक जो है समझते चलेंगे। अब क्या करें, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है या जिसका अर्थ हो। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मेरे प्यारे बच्चे क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसका अर्थ हो लघुत्तम इकाई। भाषा की सार्थक जिसका अर्थ हो लघुत्तम इकाई, तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, शब्द कहेंगे। और जैसे सार्थक है, तो सार्थक क्या होगा, जैसे सार्थक में शब्द बनता है क्या है, रोटी। क्या है, रोटी। रोटी क्या हो गया, एक शब्द हो गया मेरे प्यारे बच्चे। भाषा की सार्थक जिसका अर्थ हो लघुत्तम इकाई, तो क्या हो जाएगा, रोटी। रोटी हो जाएगा। अगर रोटी की हम बात करें, निरार्थक में इसमें बात करें, इसकी निरार्थक की इसकी बात करें हम मेरे प्यारे बच्चे, निरार्थक की जब हम बात करेंगे, सार्थक का निरार्थक करेंगे, तो मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, राटी हो जाएगा। निरार्थक शब्द जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राटी हो जाएगा। सार्थक में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रोटी बोलेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द है। एक एक बात आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, यहीं पर आप लोगों को याद हो जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि या स्वीनिम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करेंगे, वर्तमान की कुछ बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के।
अब वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 53, मतलब 53। अब मेरे प्यारे वीर कहेंगे कि सर वर्णमाला में तो हमारे 52 लेटर होते हैं, वर्णमाला में 52 लेटर तो मेरे प्यारे वीर आयोग के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। वर्णमाला वर्तमान में लेखक के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। अब हम बताएंगे ये 53 कैसे हुई। हाँ, मैं मानता हूं आपकी 52 थी। अगर वर्तमान की बात करें एग्जामिनर तो क्या लगाना है? 53 लगाना है। यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना। अब नोट, केंद्रीय हिंदी समिति के अनुसार मैं बात कर रहा हूं आपसे, जो मेरी बात हुई है वो केंद्रीय हिंदी समिति के अनुसार ये जो लॉ है, लॉ को विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देते हुए अब कुल वर्ण, यहां पर वर्ण हो जाएगा, कुल वर्णों की संख्या 53 मानी गई है। इस वर्ण को क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। ये लॉ वर्ण जो है, लॉ, इसको क्या कर दिया गया है मेरे प्यारे वीर? जोड़ दिया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति ने लॉ को विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देते हुए अब कुल वर्णों की संख्या 53 मानी है। कितनी मानी है मेरे प्यारे बच्चे? 53 मानी है। अब 53 में क्या हो जाएगी? बात को ये समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। अब देखिए क्या है हमारे 11, क्या है हमने पीछे भी बताए थे, क्या है? 11 स्वर है। 11 स्वर मैंने आपको बताए थे। 11 स्वर 25 हमारे क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। 11 स्वर 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे और हमारे 4 क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। 4 ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 हमारे अंतःस्था व्यंजन होंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, 4 हमारे अंतःस्था व्यंजन, 4 हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होंगे। 2 हमारे कौन से हो जाएंगे? अयोगवाह होंगे। 2 वर्ण हमारे कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चे? अयोगवाह होंगे। इनको एक एक अलग अलग विस्तार में बताएंगे। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और आह। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है। एग्जामिनर पूछता है अयोगवाह वर्ण कौन? यहां पर देखो 2-3 मतलब वहीं पर घुमा देगा, बात वही रहेगी। अयोगवाह की जब हम आपसे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझेंगे, यहां पर क्या करेगा एग्जामिनर? आपको घुमा देगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से पुटअप कर सकता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। आगे की चीज आपको हम दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग और आह होते हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। इस प्रकार से बात को समझो, कितनी मतलब एक ही बात पे घुमा रहा बार बार, 3-4 क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक हमारा क्या होता है? विशिष्ट व्यंजन होता है मेरे प्यारे वीर। एक हमारा क्या होता है? विशिष्ट व्यंजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमारे 2 बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चे। 2 हमारे क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 हमारे क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 हमारे क्या होंगे? द्विगुण व्यंजन होंगे। 11 स्वर व्यंजन, 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतःस्था व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 1 विशिष्ट और 2 द्विगुण। अब इनको जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चे कितने बन जाएंगे? 53 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 53 बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये मतलब विस्तार में आपको याद करना है कितने हमारे स्वर होते हैं, कितने हमारे स्पर्श व्यंजन है, कितने हमारे संयुक्त व्यंजन है, कितने हमारे ऊष्म व्यंजन है, कितने हमारे अयोगवाह व्यंजन है, कितने हमारे विशिष्ट व्यंजन है। विशिष्ट व्यंजन हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार। मेरे प्यारे वीर देखिए क्या है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43 है। अब श्री कामता प्रसाद जी गुरु के अनुसार हमारी वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 43 मानी गई है। उसमें हमारे क्या होते हैं? 10 स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर हमारे भी कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं ना। तो 10 स्वर होते हैं और 33 हमारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। 33 हमारे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे वीर? 33 हमारे व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल बात करता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 जो है बड़ों की संख्या कितनी मानी गई है? 43 मानी गई है। ठीक है, हमारे 43 10 स्वर हो जाएंगे, 33 हमारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। का से हाथ तक हमारे कितने? 33 व्यंजन हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल बात सही है। अब देखेंगे उच्चारण के आधार पर बड़ों की संख्या कितनी है। उच्चारण काल के आधार पर मेरे प्यारे बच्चे बड़ों की संख्या कितनी है? 45 है। अभी हमने बताया 10 तो यहाँ पर ये स्वर हो जाएंगे और प्लस के क्या 33 हमारे पर यहाँ पर व्यंजन हो जाएंगे।
33 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। अब ये तो 43 हो गए, ये कितने हो गए, 43 हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चे इन 33 व्यंजनों में हमारा क्या हुआ है, दो द्विगुण व्यंजन हमारे जोड़ दिए गए हैं। क्या हुआ, द्विगुण व्यंजन हमारे जोड़ दिए गए हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे वीर, दो द्विगुण व्यंजन जोड़ दिए गए। तो इन जोड़ने पर 10 स्वर, 33 व्यंजन, दो द्विगुण व्यंजन, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दो हमारे क्या हो जाएंगे, द्विगुण व्यंजन, 10 स्वर, 33 हमारे व्यंजन हो जाएंगे। तो मिलाकर कितने हो जाएंगे। अब उच्चारण के आधार पर अगर एग्जामिनर आपको पूछे, ये देखो यहाँ पर चीजें को समझना है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या अगर पूछे, एग्जामिनर ऑप्शन नंबर ए में 45 रख देगा, बी में 43 रख देगा, 42 भी रख देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत हिसाब से क्वेश्चन को बस पढ़ना है, 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा। बस ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है। अगर पूछे श्री कामता प्रसाद जी गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो 43 है। कितनी है, 43 है। 10 हमारे स्वर हैं और 10 हमारे स्वर हैं, 33 हमारे क्या हैं, व्यंजन है। अगर यहीं पर एग्जामिनर एक और क्वेश्चन बना दे कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार हमारी स्वरों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे 10 है। कितनी है, 10 है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर वो पूछ दे उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्योंकि आप लोग जो है दो द्विगुण व्यंजन इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो उच्चारण काल के आधार पर हमारी वर्णों की संख्या 45 है। कितनी है, 45 है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर समझा, पूरा सिलेबस समझा, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी सुपर 30 क्लासेस में, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे समझो। चलिए रिव्यू कर लेते हैं एक बार। तो हमारे क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 10 हमारे स्वर होंगे, 25 स्पर्श व्यंजन होंगे, 4 अंतःस्था व्यंजन होंगे, 4 ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 जो है हमारे दो द्विगुण व्यंजन होंगे, 2 अयोगवा वर्ण होंगे, और हमारा क्या होगा, एक विशिष्ट व्यंजन होगा। जोड़ने पर कितने बन जाएंगे, 53 बन जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वर्ण है। लिखित पर क्या है, बड़ है, ध्वनि है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को सोल्व करते चलेंगे और अच्छे से आगे। अब कल हम वर्ण पढ़ेंगे, एक एक चीज देखेंगे, कहाँ कौन सा स्वर है, कौन से जो है द्विगुण व्यंजन है, कौन से हमारे जो है संयुक्त व्यंजन है, कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन है, कौन से हमारे अयोगवा वर्ण है, और कौन से हमारे व्यंजन है। ठीक है, और परंपरागत के आधार पर हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। इस प्रकार के एक एक मतलब वर्ण को अलग अलग पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया तो और भी बच्चों को शेयर कर दो, ताकि वो जुड़ सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें और चांस अपनी तैयारी में लगा सकें। तो जब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।